हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस जोधपुर। ठीक है, आप सबका स्वागत है। मैं हूं लोकेश टोकेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे, ठीक है, 12th क्लास के चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस की। क्लियर? उसमें हमने एक इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो इंक्लूड किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस के दो तरह के नेचर पाए जाते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस या फिनोमेनाज में पार्टिकल नेचर, वेयरएज कुछ फिनोमेनाज में वेव नेचर की तरह जो है लाइट जो है वो बिहेव करती है। उसके एग्जांपल्स भी देखे थे कि किन किन ऑब्जर्वेशंस में लाइट जो है वो वेव नेचर की तरह बिहेव करती है, किन किन ऑब्जर्वेशंस में लाइट पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है। करेक्ट? ठीक है। और इस चैप्टर में जो हम डील करने जा रहे हैं, बेसिकली जो जिस नेचर से डील करने जा रहे हैं लाइट के, वो बेसिकली नेचर रहेगा आपका पार्टिकल नेचर का। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं लाइट के नेचर का, जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जिसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? जो कि क्या कंक्लूड करता है दैट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। तो इस चैप्टर के अंदर हम लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर ऑब्जर्व करके चलेंगे। करेक्ट गाइस? चलिए, तो फर्स्ट लेक्चर में हमारी ये बात हो गई थी कि हमने डिस्कशन किया था कुछ थ्योरीज के बारे में, जो लाइट के अलग अलग थ्योरीज को डिस्कस किया था जो लाइट के नेचर को डिस्क्राइब करती है। उसके बाद में हमने बात की थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल की, कि मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होते हैं और वो रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, कुछ रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, या मैं बोलूं कि पॉजिटिव आयन इफेक्ट की वजह से, सरफेस के पॉजिटिव आयन इफेक्ट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर नहीं आ पाते। यहां तक हमने डिस्कस किया था गाइस। क्लियर है? आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ पाएंगे। कुछ पर्टिकुलर सर्टेन मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर ला सकते हैं। क्लियर? तो उन्हीं मेथड्स को हम हमारे इस सेकंड लेक्चर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे गाइस। उसके बाद में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे आज। क्लियर? और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो किस बारे में है। क्लियर है? तो चलिए, आइए हम हमारे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि है, देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रॉन इमिशन मेथड। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात हम करने जा रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद में बोर्ड की तरफ चलेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात करूं तो मतलब कि मेटल सरफेस पर जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के आउटर मोस्ट शेल में, वो रैंडमली मूव करते हैं थर्मल एनर्जी गेन करके। क्लियर? बट वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन यहां पर हम आज पढ़ेंगे कि कुछ सर्टेन पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं जो जिनकी हेल्प से उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर इजेक्ट या इमिट करवाया जा सकता है। क्लियर है? तो उस कैटेगरी में जो सबसे पहला मेथड आता है हमारे सामने, वो आता है, देखिए, थर्म आयनिक इमिशन। कौन सा मेथड आएगा? थर्म आयनिक इमिशन। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है मैंने। क्लियर? इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब क्या है, देखिए यहां पर, उसको बात कर लेते हैं पहले। द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से, फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने का जो प्रोसीजर, जो फिनोमिना होता है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्लियर? तो इस कैटेगरी में जो पहला मेथड आता है हमारे सामने, वो आता है बेटा थर्म आयनिक इमिशन। थर्म आयनिक इमिशन का मतलब यहां से थर्मल इमिशन की तरफ है। आप इसको थर्मल इमिशन भी बोल सकते हैं। क्या कहता है थर्मल इमिशन? कि देखिए, मेटल सरफेस को जब हम क्या करते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में हीट करते हैं। सफिशिएंट अमाउंट का मतलब काफी कुछ, ठीक है, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स केल्विन के अंदर जब हम मेटल सरफेस को हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है, जो उसके मेटल सरफेस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। इस थर्मल एनर्जी को गेन करके, क्लियर, इलेक्ट्रॉन इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो अपने ऊपर लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्स को, ठीक है, हटा करके या उसको ओवरकम करके मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। क्लियर? तो ये चीज, इसको बोलते हैं थर्म आयनिक इमिशन। सिंपल, जब आप किसी मेटल सरफेस को, क्लियर, सफिशिएंट अमाउंट में हीट करते हैं, तो हीट करने से उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलती है। क्लियर गाइस? और उस एनर्जी को गेन करके वो अपने ऊपर लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्स को ओवरकम कर बाहर निकल जाते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं थर्म आयनिक इमिशन। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, थर्म आयनिक इमिशन मीन्स व्हाट? इट इज द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई डैश का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन से है, ध्यान रखिएगा। इट इज द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन हीटेड सफिशिएंटली।
क्लियर? जब उसको सफिशिएंटली हीट किया जाता है एक सफिशिएंट अमाउंट में, तो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन जो है वो हो जाता है। क्लियर? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्माइनिक इमिशन। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट सेशन पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है देखिए यहां पर फील्ड इमिशन। क्लियर है? फील्ड इमिशन का मतलब क्या है? अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है, आई होप जैसे कि थोड़ा बहुत आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल के आसपास का सराउंडिंग एरिया जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करता है या कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाती है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर। क्लियर है? तो देखिए, जब आपको किसी मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आप उस मेटल सरफेस को क्या करें, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करें। क्लियर? जिसकी वैल्यू कुछ अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 8 वॉल्ट्स पर मीटर होगी। कितनी होगी गाइस? 10 to the power 8 वॉल्ट्स पर मीटर। इतनी हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप उसको प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगी, और वो फोर्स इतना ज्यादा हाई होगा कि उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने ऊपर लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्स को ओवरकम कर, खत्म कर, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर इमिट हो जाएंगे। क्लियर है? इस मेथड को हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। क्या मतलब है गाइस कि जब आप किसी मेटल सरफेस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में रखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तभी तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी इस बात को? तो जब आप किसी मेटल सरफेस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और ये जब सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स लगा देगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉसिबली मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे गाइस? इलेक्ट्रॉन फील्ड इमिशन। क्लियर है? ठीक है, देख सकते हैं आप यहां पे फील्ड इमिशन। इट इज द मेथड ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल under the applied, ठीक है, of a strong electric field. It is the method of emission of electron from the surface of a metal under the applied of a strong electric field. Strong electric field के एप्लीकेशन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करने का मेथड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी गाइस? 10 to the power 8 वोल्ट्स पर मीटर। बात समझ में आ गई आपको? ये हमारा दूसरा मेथड हो जाता है। कौन सा? फील्ड इमिशन। देख सकते हैं आप, एक बार देख लीजिए, नोट करना चाहें तो। क्लियर है? चलिए तीसरी बात हम करते हैं। देखिए थर्ड हमारा जो मेथड है यहां पर वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। कौन सा इमिशन? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट मार्क भी कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यहां पर क्या होता है गाइस, ठीक है, कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर मेटल सरफेस पर, एक ऐसे मेटल सरफेस पर जो कि फोटोसेंसिटिव हो। कैसा सा हो? फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस के ऊपर जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाया जाता है, गिराया जाता है, तो उस रेडिएशन में बेसिकली क्या होता है? फोटॉन्स होते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे मान के चलता है? छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में मान करके चलता है। उन एनर्जी बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। तो चलिए मैं इसको ऐसा करता हूं, थोड़ा सा रब कर देता हूं। आपने ये चीज नोट की होगी गाइस, क्लियर? थर्मानिक इमिशन एंड फील्ड इमिशन। क्या मैं इसको हटा सकता हूं? ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, और हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, जरूरी भी है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इट इज द मेथड ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। ये कैसा मेथड है? इट इज द मेथड ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने का मेथड है कहां से? फ्रॉम द मेटल सरफेस। कब? व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन जब उसके ऊपर फॉल होती है। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। कैसे इसको समझें? देखिए जैसे सपोज कर देता हूं कि ये मेरी एक मेटल प्लेट है। ये एक मेटल प्लेट है जिसके ऊपर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है गाइस, जो कि रैंडमली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। आप जानते हैं सब। क्लियर? जब इस मेटल सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा की लाइट रेडिएशंस को फॉल किया जाता है। ठीक है, हर लाइट रेडिएशंस के पास में कुछ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। क्या होती है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ? अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए
तो जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट रेडिएशन को क्या किया जाता है, इस मेटल सरफेस पर फॉल किया जाता है, तो ये इस रेडिएशन में क्या होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन, वो अपने साथ कुछ एनर्जी कैरी करके चलते हैं। और जब ये मेटल सरफेस पर गिरते हैं तो इनका कोलिजन होता है स्टूडेंट्स, किसके साथ, इनका कोलिजन होता है किसके साथ, ये मेटल सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये कोलिजन कैसा होता है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये कोलिजन जो होता है, ये होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये कोलिजन कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ऐसा कोलिजन जिसके अंदर टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहते हैं। क्लियर, टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन क्या रहते हैं, सेम। ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। तो जब ये फोटॉन्स, कुछ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाले फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं मेटल सरफेस पर, तो ठीक है, देखिए कोलिजन से पहले एनर्जी किसके पास में, फोटॉन्स के पास में। क्लियर एनर्जी किसके पास में, फोटॉन्स के पास में। कोलिजन के बाद में फोटोन क्या करता है, अपनी कंप्लीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। कितनी, हम जानते हैं कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा यहाँ पर फोटोन, E इज इक्वल टू एच न्यू। हर फोटोन के पास में कितनी एनर्जी होगी गाइस, E इज इक्वल टू एच न्यू। क्लियर है, आपने पढ़ा होगा। क्लियर, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो इतनी एनर्जी जो है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। और इस एनर्जी को लेकर के अगर ये एनर्जी सफिशिएंट होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इस एनर्जी को गेन करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है, क्योंकि इनको बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए। ये एनर्जी इनको कौन प्रोवाइड करता है, क्लियर, कुछ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाले फोटॉन्स, ये एनर्जी बंडल्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो का बेसिक मीनिंग होता है गाइस लाइट से, इमिशन या इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया यहां पर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल से, इमिशन का मतलब हो गया उनको बाहर निकाला। तो लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को इमिट करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्लियर है, बात समझ में आएगी यहां तक, क्लियर। अब इसको नोट करें तो हम आगे थोड़ा सा और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन आपको क्लियर है, क्लियर। चलिए, तो अब हम बात थोड़ी सी और डिटेल में डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस को, कि ये क्या होता है। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बेसिकली क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, इट इज द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशंस ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन देम। ये चीज हमने पहले भी बात कर रखी है कि जब एक पर्टिकुलर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशंस किसी मेटल सरफेस पर गिरती है तो वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन करती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे गाइस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसीजर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, वही इलेक्ट्रॉन्स जो फोटॉन्स के कोलिजन के बाद में मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं उन, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और अगर देखिए हम इसको बाहर क्यों निकाल रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको निकाल करके किसी सर्किट में फ्लो करवाना है ताकि हमें वहां पर करंट मिल सके। क्लियर है, निकाल के कुछ ना कुछ यूज तो करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का। ऐसे ही थोड़ी ना हम अपनी इच्छा से बाहर निकालेंगे, निकाल के छोड़ देंगे, चला कहीं भी जाना तो नहीं। इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकालते हैं और निकाल करके हम आगे देखेंगे कि इनको हम किसी पर्टिकुलर सर्किट में क्या करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं। और जब हम जानते हैं कि किसी सर्किट के अंदर, किसी वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्लियर, तो वो क्या जनरेट करता है गाइस, करंट। क्लियर, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या मैं कहूं कि इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट क्रिएट होती है सर्किट के अंदर, जनरेट होती है सर्किट के अंदर, वो करंट कहलाती है फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, समझ में आएगी बात यहां तक। देखिए क्या लिख रखा है नेक्स्ट, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द करंट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट प्रोड्यूस हो रही है यहां पर वो क्या कहलाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, देखिए यहां पर डायग्राम वापस डायग्राम से तो एक्सप्लेन कर रखा है हमने। यहां पर ये आपकी एक फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है। फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट का मतलब वो हो गया ऐसी प्लेट जो फोटॉन्स, क्लियर, या लाइट के रिगार्डिंग या उसके रिस्पेक्ट में सेंसिटिव हो। मतलब जब लाइट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो उसके ऊपर फॉल की जाए तो ये कुछ इफेक्ट शो करे, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिशन का इफेक्ट शो हो रहा है यहाँ पर, तो ऐसे मेटल सरफेस को हम बोलेंगे फोटो सेंसिटिव
मेटल सरफेस। तो देखिए ये कुछ लाइट सोर्स हो गए, लाइट सोर्स से E इज इक्वल टू एच न्यू की रेडिएशन, इतनी एनर्जी की रेडिएशन क्या हो रही है, इस सरफेस पर फॉल कर रही है, तो ये क्या इजेक्ट कर रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे गाइस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है, क्लियर। और ये चीज हमने पहले डिस्कस कर रखी थी कि ये किस तरह का प्रोसीजर है, इट इज एन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बिल्कुल, यहां पर ये क्या है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, किस किसके बीच में, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ऑफ मेटल सरफेस। क्लियर है। देखिए लोकल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे कि अगर मान लीजिए आप खड़े हैं और आपके पीछे से आपका फ्रेंड रन करते हुए आता है, ठीक है, दौड़ते हुए आएगा, तो जब वो दौड़ते हुए आएगा तो उसके पास में कुछ एनर्जी होगी, क्लियर, ही पोजेस सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जब उसके बाद एनर्जी होगी और वो उस एनर्जी से आपको क्या करता है, आपके साथ कोलाइड करता है, तो क्या वहां पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, बिल्कुल होता है, क्लियर। जब आपका एक फ्रेंड रन करते हुए दौड़ते हुए आपसे आकर के टकराता है तो वहां पर वो क्या करता है, वो बेसिकली अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है अगले वाले गाय को। समझ में आ रही बात। तो जब वो एनर्जी ट्रांसफर करता है तो उससे क्या होता है, जब आपसे वो टकराएगा और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा, वो एनर्जी आपको मिलेगी और उस एनर्जी को लेकर के आप क्या कर जाएंगे, आगे मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे। ज्यादा एनर्जी होगी तो दौड़ने लग जाओगे, और ज्यादा होगी तो हो सकता है गिर भी जाओगे, क्लियर। तो वो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी आपको उसने ट्रांसफर की है। तो इसी प्रोसेस को हम कोलिजन कहते हैं। वही चीज कहीं ना कहीं यहां पर भी हो रही है कि फोटोन, ठीक है, मूविंग फोटोन जिनके पास में कुछ एनर्जी है, कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये इस एनर्जी को लाते हुए क्या करते हैं, मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं और इन मेटल सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद में ये अपनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं, क्लियर। और ये एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं गाइस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्लियर। तो ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में अभी और बात करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर, जल्दी नोट कीजिए। चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर हो गया आपको। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा, क्लियर। तो देखिए फ्रीक्वेंसी की अगर हम डेफिनेशन बात करें, आपने वेव्स में बेसिकली पढ़ा होगा, लेकिन जो बच्चे, ठीक है, किसी कारणवश, किसी रीजन की वजह से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ पाया, वो थोड़ा सा यहाँ पर गेन करें। देखिए हमने कहा था कि जो लाइट है वो क्या करती है, देखिए यहां पर इस फिनोमेना को पढ़ते टाइम जो है वो लाइट को कैसे माना गया था, वेव ही माना गया था, क्लियर। बाद में पता लगा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की भी है, हो सकती है, उसमें पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन अगर ये पार्टिकल्स भी होंगे तो भी क्या करेंगे गाइस, ये मीडियम में कैसे ट्रेवल करेंगे, ये मीडियम में ट्रेवल करेंगे वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू। किस तरह की मोशन के थ्रू, वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू। ये वाइब्रेशन होते हैं, ये वाइब्रेट करते हुए ट्रेवल करते हैं। वाइब्रेट मतलब कुछ इस तरह से, ऐसे, ये वाइब्रेशंस हो गए पार्टिकल के। तो जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इसमें भी देखिए आप कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वेव फॉर्म तो हो रही है ना। ये पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है, सपोज करिए ये एक पार्टिकल यहां से यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, क्लियर, एक वेव क्रिएट कर रहा है अपने साथ में। तो ऐसा माना जाता है यहाँ पर, क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है गाइस, वो क्या होती है, किसी वेव की या वेव पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, क्लियर। एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट टाइम का मतलब यहां पर यूनिटी से है, 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 आवर, आप अपनी क्लियर सहूलियत से ले सकते हैं उस चीज को। तो एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम के अंदर 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 आवर के अंदर, क्लियर, पार्टिकल या आपकी जो वेव है या फिर वेव पार्टिकल जो है वो कितने रेवोल्यूशंस, कितने साइकिल्स कंप्लीट कर लेता है, क्लियर। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। जैसे कि देखिए यहां पर एक रेवोल्यूशन हम किसको मानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर। एक वेव का जो रेवोल्यूशन होगा गाइस वो कैसा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि ये पूरा एक वेव में क्या होगा, 2 कॉन्सेक्यूटिव ईस्ट और 2 कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ्स आएंगे। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करूं, क्लियर। आपने देखा होगा कि वेव कुछ इस तरह से होती है, वेव जैसे मान लीजिए यहां से शुरू हुई, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। जब किसी वेव में कवर होते हैं तो ये कहलाता है 1 साइकिल। ये क्या कहलाएगा गाइस, 1 साइकिल, जिसमें एक पॉजिटिव हाफ रेवोल्यूशन और एक नेगेटिव हाफ वाइब्रेशन या रेवोल्यूशन जो है वो इंक्लूडेड। तो ये आपका एक साइकिल हो गया। तो अब अगर मान लीजिए मैंने यहां पर देखिए वेव बनाई, सपोज ये वेव है,
तो इस वेव ने यहां से यहां तक आने में मान लीजिए 1 सेकंड का टाइम लिया। कितने सेकंड का टाइम लिया? यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड का टाइम लिया। तो इस वेव की या इस वेव पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, उसको हम यहां से देख सकते हैं कि देखिए यहां से यहां तक इसका 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ होगा, फिर यहां से यहां तक 2 रेवोल्यूशन, एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, यहां से यहां तक 3 रेवोल्यूशन। इसको आप चाहे तो हाफ रेवोल्यूशन ले सकते हैं या फिर इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये ले लेते हैं, ठीक है, ये 4R। तो इसने 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए? 1 2 3 4 रेवोल्यूशन। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी गाइड वो हो गई 4 हर्ट्ज। आप जानते हैं क्लियर, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 4 हर्ट्ज या फिर 4 सेकंड इनवर्स। दूसरी यूनिट ये भी है, 4 सेकंड इनवर्स। क्लियर है? आई होप आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आई होगी। ये क्या है? ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका? फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, क्लियर? तो उसको नोट कीजिए। वहीं पे अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रीस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रीस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स, THROUGHS, ट्रफ्स। क्लियर है? कॉन्जिक्यूटिव क्रीस्ट या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ किसको बोलते हैं? ये देखिए, ये क्या है गाइस? हम जानते हैं ये हमारे क्रीस्ट है, ये क्या है? ये ट्रफ्स है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रीस्ट के बीच का गैप 1 लैम्डा या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का गैप जो है वो क्या कहलाता है? 1 लैम्डा कहलाता है। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर? ये क्या हो जाएगा? वेव लेंथ ऑफ लाइट, या फिर जैसे कि इसका नाम है ऐसे भी समझ सकते हैं आप। वेव लेंथ का मतलब क्या हो गया? लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट वेव। लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट वेव। अगर क्रीस्ट या ट्रफ की फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल इसका जो नाम है उसी से रिलेट करें। देखिए, लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। क्लियर है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। और क्योंकि ये लेंथ है, ये क्या है? लेंथ का मतलब बेसिकली डिस्टेंस से होता है, तो इसकी जो यूनिट रहेगी वो भी क्या रहेगी? इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे और उसकी जो यूनिट रहेगी गाइस वो रहेगी मीटर। क्लियर है? वो क्या रहेगी? मीटर। चलिए, तो ये चीज समझ में आई आपको? क्लियर? ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए, थोड़ा और समझें। अब जैसे कि देखिए हमने बात की थी कि जो फोटोन या रेडिएशन जो होती है उनकी एनर्जी जो होती है गाइस वो क्या होता है? E = h/nu। मतलब एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। मतलब रेडिएशन के पास में जो एनर्जी होती है, एनर्जी बंडल्स या फोटोन्स के पास में जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है किससे? फ्रीक्वेंसी से। मतलब लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी गाइस, लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उस रेडिएशन के पास, उन फोटॉन्स के पास में एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और ये तो सीधी सी बात है। अगर आपको कोलिजन करना है और आपको, ठीक है, किसी मेटल पार्टिकल को या पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया उसको बाहर निकालना है तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी चाहिए। ठीक है ना? जितनी एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा? वो इजीली बाहर आ पाएगा। ठीक? तो इस वजह से क्या होगा कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फ्रीक्वेंसी के। अब जैसे मान लीजिए मैं 2 वेव बना देता हूं। एक वेव ये हो गई मेरी, इसी के जस्ट नीचे एक वेव और बना लेते हैं, ये थोड़ी सी छोटी बना लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां पर सपोज कीजिए दोनों वेव्स चलती हैं और कितने टाइम के लिए चलती है? 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये वेव यहां से यहां पहुंच जाती है और ये वेव यहां से यहां पहुंच जाती है। 2 वेव्स हैं, वेव 1 और वेव 2। क्लियर है? अब अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी बता दीजिए मुझे, तो कोई दिक्कत होगी क्या? इजीली आप फ्रीक्वेंसी प्रेडिक्ट कर लेंगे। कैसे? इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन एंड 2.5 रेवोल्यूशन। समझ में आया आपको? क्लियर? तो इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू क्या हो गई? 2.5 हर्ट्ज। वहीं पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी गाइस? 1 रेवोल्यूशन, यहां से यहां तक 2 रेवोल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव, 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 3 4 5। इसकी फ्रीक्वेंसी
समझ पा रहे हैं आप चीज को? क्लियर है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? इस वेव की। मतलब जो वेव जितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो मान के चलिए कि वो वेव क्या कर रही है, जल्दी जल्दी ट्रेवल कर रही है, वो वेव बहुत ही फास्टली ट्रेवल कर रही है। क्लियर है? अगर फास्टली ट्रेवल करेगी तो स्पीड ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। दोनों में से देखिए, ये वाली वेव ये बहुत हल्के हल्के से चल रही है, इजीली चल रही है, बट ये वेव जो है ये बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से चल रही है, तो सब ये कह सकते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। क्लियर है गाइस? तो ये आपके फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? नोट कीजिए जरा इसको। चलिए, तो वहां तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है ये प्रोसेस बेसिकली। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ रिलेटेड कुछ इन डेफिनेशंस की बात करेंगे गाइस, क्लियर, जो इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा रिलेट करती है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती है। हर एवरी ईयर जब आप हर साल का पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड का, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आरबीएसई हो, तो आपको इन डेफिनेशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इस वजह से इनका पूछा जाना नेसेसरी है भी। क्लियर है? तो कुछ डेफिनेशन आइए हम देखते हैं और समझते हैं क्या होती है। क्लियर है? सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? उनमें देखिए सबसे पहली जो डेफिनेशन आ रही है हमारे सामने वो आ रही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहली डेफिनेशन क्या आ रही है गाइस? वो आ रही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलिए इसको समझते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए फॉर एग्जांपल, पहले मैं लोकल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद में हम डेफिनेशन पर जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं हम, क्रिकेट हम फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं, खेलते भी हैं। तो जैसे मान लीजिए क्रिकेट में जो स्टंप होता है, स्टंप लगा हुआ है, क्लियर है, बैट्समैन ने प्लेड किया और बैट्समैन रन लेने के लिए जा रहा है, तो फील्डर क्या करेगा, जल्दी जल्दी बॉल को ग्रैस्प करेगा और स्टंप की तरफ थ्रो करता है। क्यों करता है? ताकि वो स्टंप को हिट करे और स्टंप जो है वो बाहर निकल जाए। क्लियर? कभी बाहर निकलता भी नहीं भी निकलता, लेकिन सब बेसिक मोटो क्या होता है उसका, स्टंप को हिट करना। तो जब वो बॉल को फील्डर उठाता है और उठा करके क्या करता है, थंब स्टंप की तरफ थ्रो करता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब होता है कि वो बॉल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कि बॉल कुछ एनर्जी गेन करे और जाए और स्टंप को हिट करे। हिट करने का मतलब क्या? स्टंप के साथ में कोलाइड करे। कोलाइड करने के बाद में बॉल क्या करेगी? बॉल स्टंप्स को अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेगी। क्लियर है? और उस एनर्जी को गेन करके स्टंप क्या हो जाएगा? अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर है? बेसिक मैकेनिक्स जो है वो यही है, बेसिक फिजिक्स। ठीक है? तो अब देखिए, अब फील्डर का ये मोटो है कि मुझे स्टंप्स को इस तरह से हिट करना है कि स्टंप बाहर निकले। जैसे शोएब अख्तर की बॉलिंग में स्टंप कैसे पीछे बोल्ड होने के बाद में, ठीक है, 3 पलटी खा के दूर जाके गिरता है, तो फील्डर कहता है कि मेरा मोटो यही है, मुझे स्टंप को बाहर निकालना और वो 3 पलटी खा के दूर जाके गिरना चाहिए। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे उसके लिए? फील्डर क्या करेगा? फील्डर बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के साथ में, हाई एनर्जी के साथ में बॉल को थ्रो करेगा गाइस। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो जब वो उस पर्टिकुलर जितनी उस स्टंप को बाहर निकाल के और उसको मूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, कम से कम उतनी, और हो सकता है उससे ज्यादा एनर्जी, वो क्या करेगा? बॉल को, ठीक है, प्रोवाइड करेगा। तो जब बॉल उतनी या उससे ज्यादा एनर्जी के साथ में जाकर के क्या करेगी? हिट करेगी स्टंप को, तभी स्टंप बाहर आएगा और वो, ठीक है, पलटी खा करके गिरेगा। बट अगर मान लीजिए फील्डर ने उसको इतनी एनर्जी दी ही नहीं, उसने बिल्कुल क्या किया? अंडर आर्म फेंक दी बॉल, बिल्कुल एकदम स्लोली अंडर आर्म से फेंक दी, तो क्या बॉल के पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी थी कि वो स्टंप को बाहर निकाल सके और उसको, ठीक है, पलटी करवा सके? नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? बॉल के पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो स्टंप को बाहर निकाल सके। सेम फिनोमेना यहां होते। क्लियर है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गाइस क्या है? किसी भी मेटल सरफेस, अलग अलग मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एक पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट से ज्यादा अमाउंट की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन या लाइट को हमें इंसिडेंट करना पड़ता है। रैंडमली आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब एक सफिशिएंट अमाउंट की फ्रीक्वेंसी लेकर के आएगा फोटोन या लाइट रेडिएशन, तो उसके पास में सफिशिएंट एनर्जी होगी। कितनी एनर्जी होगी? जितनी की इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए रिक्वायर्ड है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? जितनी की फोटो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए रिक्वायर्ड है, तो उतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ना फोटोन के पास में। और वो एनर्जी कैसे आएगी? जब उसके पास उतनी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होगी। बात समझ पा रहे हैं मेरी आप? जब उसके पास उतनी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होगी, बिना उसके वो नहीं कर सकता ये काम।
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई गाइस? दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस। अगर रेडिएशन इससे कम फ्रीक्वेंसी के साथ में इंसिडेंट करते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां ऑब्जर्व नहीं होगा। मतलब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या तो इसके बराबर होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तब उनके पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको क्या कर सके, कंट्रोल करवा सके। उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट हम समझे गए। देखिए इसकी डेफिनेशन से देखते हैं इसको क्या कहता है। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, ये फोटो सेंसिटिव सरफेस पे गिरने वाली, इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। कौन सी फ्रीक्वेंसी गाइस? मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस। मतलब ये वो कम से कम न्यूनतम लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, क्लियर, जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हैं तो वहां आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड एनर्जी से कम एनर्जी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ पाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। क्लियर है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंडीशन फॉर पीई, पीई का मतलब यहां पर गाइस ध्यान रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए? न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, वेयर न्यू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। गिरने वाली, इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू, और न्यू नॉट हो गई क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब हमेशा, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? देखिए अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है तो क्या होगा? तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, इमिट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, लेकिन वहां पर उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। वो हम आगे देखेंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। क्लियर है? अगर मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है तो क्या होगा? वहां पर वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट तो कर देगा, लेकिन फिर हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सारी जो एनर्जी है वो सिर्फ बाहर आने में, मेटल सरफेस से बाहर आने में खर्च हो जाएगी। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन मूव करने के कैपेबल में नहीं रहेगा, तो वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी गाइस, ध्यान रखिएगा। तो भी आपको वहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा ये माना जाता है कि अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करना है तो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? वहीं पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका और है, दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। अलग अलग मेटल के लिए, ध्यान रखिएगा, अलग अलग मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज अलग अलग होती है। अलग अलग मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज अलग अलग होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं मैं। क्लियर? मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। ठीक है, जैसे एल्कली मेटल्स, क्लियर, फॉर एग्जांपल alkali metals like lithium, potassium, cesium, sodium, etc. लिथियम मेटल्स, लिथियम मेटल्स की अगर कोई मेटल प्लेट हम रखते हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, they have less value of threshold frequency. इन मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। कम होने का मतलब क्या? कोई कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन भी अगर इन मेटल्स पर इंसिडेंट होती है तो वहां पर ये इजीली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करवाती है। क्लियर है? इजीली मतलब कम फ्रीक्वेंसी के लाइट में भी ये मेटल्स जो है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो देते हैं। क्लियर? वेयर मेटल्स या हैवी मेटल्स कह सकते हैं आप इसको, हैवी मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम,
प्लैटिनम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ये जो हैवी मेटल्स है दे हैव हायर वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल। जो हैवी मेटल्स होंगे जिंक, कैडमियम, प्लैटिनम, मैग्नीशियम, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, व्हाटएवर, क्लियर है? इनके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है गाइस? ज्यादा होती है। मतलब इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो क्या होगा? एनर्जी की रेडिएशन भी क्या होगी? रेडिएशन की एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? वेयरएज एल्कली मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो कम होती है। अलग अलग मेटल्स के अलग अलग होती है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, गिवन होगी। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो वहां पर आपको ये वैल्यूज जो है वो गिवन होगी। कॉन्सेप्ट को समझना है हमें यहाँ पर केवल। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का? आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, नोट कीजिए। तो हम हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन पर जाते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए मैं इसको रवि कर देता हूं। जो हमारी सेकंड डेफिनेशन है गाइस, वो आती है सेम यहां पर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब बात करेंगे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगा? इट इज द मैक्सिमम वेव length of incident radiation above which photoelectric effect does not takes place। समझना इसको। जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है इसका। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? इंसिडेंट रेडिएशन की वो मैक्सिमम वेवलेंथ, जिससे ज्यादा वेवलेंथ हो जाने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको ऑब्जर्व नहीं हो। क्लियर है? ऐसा क्यों? ये मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि देखिए, फॉर मैटर वेव, जब हम मैटर वेव्स की बात करते हैं तो वहां पर एक रिलेशन काम आता है। यहां पर न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। आप इसे कहीं तो लोगों ने ये चीज पढ़ा भी होगी। मैटर वेव्स के लिए एक रिलेशन काम आता है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। याद रखने की चीज है गाइस, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। क्लियर है? वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, सी इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन या लाइट। तो यहां से इस रिलेशन से हमें ये एकदम समझ में आता है कि न्यू और लैम्डा के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल। ऑब्वियसली बात है, जिस वेव की वेवलेंथ बड़ी होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा भी था। जैसे मान लीजिए ये वेव है, क्लियर है? इस वेव की वेवलेंथ जो है वो क्या है? बड़ी है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। वहीं पे जो दूसरी वेव है ये इस तरह से, इस वेव की वेवलेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो हमें पता है क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर? तो वेवलेंथ की कैसे प्रोपोर्शनल होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ के लिए कैसे प्रोपोर्शनल होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आप वेवलेंथ एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देते हैं रेडिएशन की, तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी तो एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी और आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। चलिए, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे ज्यादा वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ाने पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे क्या? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नोट कर सकते हैं आप गाइस। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? देखिए, इसके रेस्पेक्ट में कंडीशन यहां लिख रहा हूं मैं। देखिए, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लैम्डा मस्ट बी लैम्डा नॉट। लैम्डा क्या हो गई? वेवलेंथ ऑफ
इंसिडेंट रेडिएशन, और ये किससे कम होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड वेव लेंथ। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हमारे। रब कर दूं इसको, चलिए। देखिए गाइस, यहां पर हमारा जो थर्ड और लास्ट डेफिनेशन आती है वो आती है वर्क फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वर्क फंक्शन। इस वर्क फंक्शन को हम या तो फाई नॉट या फिर डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट। क्लियर है? क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? इट इज द मिनिमम amount of energy required by the free electron of metal surface to eject out. It is the minimum amount of energy required by the free electron of metal surface to eject out of it. To eject out of it. ये बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी। देखिए गाइस, क्या कि मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कम से कम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे गाइस? वर्क फंक्शन। कि इससे कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन आपका बाहर नहीं आ पाएगा। अगर इस एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम एनर्जी आपने सप्लाई की फ्री इलेक्ट्रॉन को, तो वो मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ पाएगा। तो उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन। क्लियर है? इस वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट से, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी गाइस एच न्यू नॉट। क्या होगी? एच न्यू नॉट। ये आपका वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा, जहां न्यू नॉट क्या होगा आप जानते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट हो जाएगा हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर आप चाहें तो इसी फॉर्मूले को वेवलेंथ की टर्म्स में ये लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट। क्या लिखा जा सकता है? क्योंकि न्यू नॉट को हम लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा नॉट, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखिए, नोट कीजिए। ये हो जाएगी आपकी वर्क फंक्शन की डेफिनेशन, और ये हो जाएंगे इसके बेसिक फॉर्मूलाज। उसके बाद में हम बात करेंगे, देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट और रिलेटेड फैक्ट्स की, और उसके साथ में हम आज का लेक्चर जो है वो फिनिश करेंगे। क्लियर? इसको नोट कीजिए जल्दी। चलिए, तो वर्क फंक्शन क्लियर है आपको। अब देखिए, वर्क फंक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं अपन। पहला, वर्क फंक्शन जो है इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को हमेशा हम किस में कैलकुलेट करेंगे गाइस? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ही एक अदर फॉर्म ऑफ यूनिट होती है। क्लियर है? ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन यूनिट है। ये छोटे छोटे जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी एनर्जीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट की जाती है, बिकॉज जूल इनके लिए एक बिगर यूनिट होती है, बड़ी यूनिट होती है। क्लियर है? इनके पास में इतनी एनर्जी जूल के जितनी नहीं होती। जैसे कि अगर आपको कोई मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको हम जूल में कैलकुलेट करते हैं, उससे हमारा मोशन या हमारी पोजीशन अफेक्ट होती है। लेकिन अगर आपके मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो क्या वो आपकी पोजीशन को अफेक्ट कर पा रही है? क्या वो आपकी स्टेट को अफेक्ट कर पा रही है? क्या नहीं। वो हमें हिला थोड़ी पा रही है हमारी जगह से। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी तो इंसिडेंट हो रही है, लेकिन वो एनर्जी इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि वो हमारे मोशन को या हमारी स्टेट को अफेक्ट कर सके। तो उसको हम जूल में कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको सिंपली हम किस में कैलकुलेट करते हैं गाइस? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान रखिएगा, ईवी इसका सिंबल होता है, और इसका यूनिट कन्वर्जन जो होगा वो बेसिकली ये होगा। याद रखेंगे आप, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है, वेयर इसका ऑपोजिट 1 जूल कितना हो जाएगा? 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? इसको नोट कीजिए, ये चीज हो जाएगी। बात समझ में आएगी आपको?
ठीक है। इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट आएगा यहां पर, सेकंड पॉइंट सीजियम। सीजियम मेटल हैज लोएस्ट और लीस्ट वर्क फंक्शन। सीजियम मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू जो होती है गाइस, वो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है कितनी, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सीजियम मेटल जो होगा उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कितनी होती है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेयरएज प्लैटिनम, पीटी, प्लैटिनम मेटल, देखिए ये एल्कली मेटल में आता है सीजियम, और ये हैवी मेटल्स में आता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एल्कली मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम उनको रिक्वायर्ड होगी बाहर निकलने के लिए। वेयर हैवी मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो वर्क फंक्शन की वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होनी होगी। क्लियर है। प्लैटिनम मेटल हैज मैक्सिमम, ठीक है, वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। अगर आप याद रख सके तो इन दोनों की वैल्यूज को जरूर याद रखें। प्लैटिनम मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ये होती है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो सेकंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि सीजियम मेटल के लिए वर्क फंक्शन सबसे लीस्ट होगा, प्लैटिनम मेटल के लिए वर्क फंक्शन सबसे हाईएस्ट होगा। क्लियर है। प्लैटिनम मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में सबसे ज्यादा एफर्ट लगेगा गाइस, देख लीजिए। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, मैं माफी चाहूंगा आपसे, ठीक है, किसी दिक्कत की वजह से हमारे पास में भी छोटा वो वाला बोर्ड ही अवेलेबल हो पाया है, बट इसको मैं बहुत ही जल्द, ठीक है, एक कंफर्टेबल बोर्ड साइज में कन्वर्ट कर दूंगा। डोंट वरी, इसे हम बहुत जल्द कन्वर्ट करेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा कॉपरेट करें। देखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, रिलीज कर रहा हूं मैं, तुम्हें हटा देते हैं। देखिए वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच न्यू नॉट और एच सी बाय लैम्डा नॉट। क्लियर। हियर लैम्डा नॉट इज इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपको पता है, ठीक है, डिस्टेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जनरली यहाँ पर रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो आपको एंगस्ट्रॉम्स में ही दे रखी होगी, ध्यान रखिएगा। अगर लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखी हो तो बाकी एच और सी जो होता है वो तो कांस्टेंट होते हैं गाइस। क्लियर। कैसे, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू देखिए 6.62 10 to the power -34, पता है आपको। इसको प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। मैं लिख दूं यहाँ पर, प्लांक्स कांस्टेंट वैल्यू होगी 6.62 10 to the power -34 जूल इंटू सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट इंटू एंगस्ट्रॉम। ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये किस में आएगी, ये बेसिकली जूल्स में होगी। ये किस में आएगी, जूल में। बट अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या करता हूं, 1.6 10 to the power -19, ठीक है, इसे डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आप इस पूरे, ठीक है, वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 12,400 लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास में शॉर्टकट आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, रेडिएशन की एनर्जी या वर्क फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, छोटे छोटे शानदार शॉर्टकट्स निकालेंगे और शॉर्टकट से झट से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे गाइस। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कांस्टेंट कैलकुलेशन है वो हम पहले ही करके रख लेंगे ताकि आगे जाकर के हमें न्यूमेरिकल्स में ज्यादा, ठीक है, टाइम कंज्यूम करना ना पड़े। तो ये आपकी फाइन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर वेवलेंथ किसमें पुट करनी है, एंगस्ट्रॉम में। क्लियर है। कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। याद रखें इसको, 10 to the power -10 मीटर। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपके पास में वर्क फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आई, क्लियर है। क्लियर है। आज के बाद में मुझे नहीं लगता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी तरह का डाउट होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन।
क्लियर? तो आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पर ठीक है कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में हम थोड़े से और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और फिर चलेंगे हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इट। एक्सपेरिमेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके ऑब्जर्वेशन कैसे लिए गए थे, ठीक है, हॉलवेक्स और लेनॉर्ड का एक्सपेरिमेंट है, उस पर हम बात करेंगे गाइस। क्लियर है? तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा सिग्मा जोधपुर क्लासेस की ऐप को शेयर कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए। थैंक यू गाइस।